अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 और तक मार्केट के बड़े तजारती सेक्टर्स की सूरत हाल क्या हो सकती है, उन खबरों की बेस पर जो मार्केट में मौसूल होती हैं। इसके बाद दोस्तों मार्केट में मौजूद फंडामेंटल्स के बारे में यहाँ पर आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करते हैं। आगाज़ करना चाहूँगा दोस्तों मैं एक मरतबा फिर से हाइपर लिक्विड के ETF के बारे में, जहाँ पर बिटवाइज उसे फाइल करने जा रहा है और यहाँ पर एक बड़ा स्टांस कि क्यों मार्केट में ETF मुसलसल हमें देखने को मिल रही हैं, जबकि अगर साल 2021 से लेकर 24 तक की बात करें तो ETF तो अप्रूव होने का नाम ही नहीं लेते थे। इसके पीछे क्या सच्चाई है और आने वाले दिनों में क्या पूरी दुनिया ETF को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकेगी, इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और मालूमात की शक्ल में अपडेट दी जाएगी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो और ये मालूमात अच्छी लगे इसे लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर सके। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों बिटवाइज जो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करने में पहल करता है, ये सोचे बगैर कि उसका रिजल्ट क्या होगा। बिटवाइज जिसने 1000 बार यहाँ पे मार्केट में डिनाइल भी फेस किए हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रगल से बाज नहीं आते, स्ट्रगल करते हैं और उनको कामयाबी भी मिलती है। तो बिटवाइज फाइल्स आर फॉर स्पोर्ट हाइपर लिक्विड ETF aimed prep DEX wars. Bitwise is looking to launch an exchange traded product tracking hyper liquid token and volume on crypto future exchange, hitting all time peak volume. है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों में हमने देखा यहाँ पर कि हाइपर लिक्विड में एक अच्छी उड़ान थी, इसलिए कि उसकी ब्लॉकचेन आप जानते हैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लो फीस के ऊपर काम करती है और डेक्स एक्सचेंज के ऊपर भी इसकी काफ़ी समझ लें कि एक हाइप मौजूद है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि जो हाइपर लिक्विड है इसका फ्यूचर का ETF तो पहले से ही अप्लाई हो चुका हुआ है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में मिक्स हो जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको तमाम चीज़ें अलग-अलग करके बताऊं। देखें, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जिस बंदे ने फ्यूचर को तरजीह देनी है वो अपने ETF की तरफ तवज्जो देता है, लेकिन स्पोर्ट का ETF मार्केट में आना ये एक अहम मरहला होता है। ये वो ETF होता है जिसके लिए इथेरियम को 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ गया। तो लिहाजा दोस्तों बिटवाइज ने एक बड़ा चेंज किया है और सुनने में ये आ रहा है कि अगर इनका ये ETF अप्रूव हो जाता है तो इनकी फीसेस भी बहुत कम होंगी। बहुत से व्यूवर्स का ये मानना था कि जी ETF का हमको क्या फ़ायदा, आप रोज़ हमसे ETF की खबरें शेयर करते रहते हैं और जबकि अदर प्लेटफॉर्म्स पे तो हमें ये देखने को नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, अभी तो अमेरिका खुद इसके ऊपर कानून साजी कर रहा है, ठीक है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सारी मेहनत हो रही है। जब एक बड़ी रियासत में एक बड़ा इंटरेस्ट शो होने लग जाएगा तो फिर आप जिधर भी बैठे हुए हैं आपको इसकी सहूलत देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हर जगह पे नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक मार्केट की बड़ी एक्सचेंजेस जिनके नाम हैं जैसे बाइनास, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बिटकैट है, अदर और भी हैं जिसको जो अच्छी लगती है, KuCoin हो गया, OKX हो गया, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है कि अगर ये इनको तरजीह देंगे ETF लिस्ट करने पे तो फिर मार्केट में इनकी वैल्यू और बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक बड़ी एक्सचेंजेस नहीं लेकर आती, आप अदर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे अंदेशा बहुत ज़्यादा है रिस्क का। अब दोस्तों उस सवाल की बारी है जो आपने स्टार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया और पूछा भी गया कि अचानक US के अंदर ऐसी सीने ये इसके अंदर नरमी क्यों कर दी। हालांकि पिछले 5-6 साल में जो बाइडेन की गवर्नमेंट में एक भी सुनवाई नहीं होती थी ETF के अप्रूवल की। देखिए दोस्तों, आप ये बात तो मेरे ख्याल से इस बात का तो उसको भी पता है जो अभी नया नया इस मार्केट की तरफ आ रहा है कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने इस मार्केट को सपोर्ट किया है, ठीक है। ये सिंपल सी बात होती है, हर हुकूमतों के अपने अपने नैरेटिव होते हैं। हो सकता है ये चले जाएं तो नई जो गवर्नमेंट आए वो इसको सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर ये कोई मजबूत कानून साजी कर जाते हैं तो शायद नई जो हुकूमत होगी वो इसको हाथ भी ना लगा पाए। खैर ये बड़ी गहरी बातें हैं, इनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आपको इल्म ज़रूर हो। लिहाजा यहाँ पे इन्होंने ये नरमी इसलिए की कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका ने इनके साथ बैठ के बात की और इन्होंने इस सवाल को, इस मसले को हल किया कि नहीं जी, हर बड़े टोकन का और
मुस्तनद प्रोजेक्ट का ETF होना चाहिए। ठीक है, ETF क्या है मैं बता देता हूँ। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ETF का मतलब ये होता है दोस्तों। ठीक है, और इसके ऊपर इस वक्त ब्लूमबर्ग के ऊपर एरिक बालचोनस ने भी एक बड़ा तज्जिया पेश किया है रेगुलेटरी टाइप ऑफ क्रिप्टो ETF को लेकर कि ये किस तरह आने वाले दिनों में फ़ायदा देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल दोस्तों इसकी तरफ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज और ख़बर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसे कतन प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। फिलहाल एरिक बालचोनस का कहना है कि कॉइन बेस अमेरिका में इसे आने वाले दिनों में दोस्तों फेयर जो कि है लिस्ट कर सकती है ETF की एक बड़ी लिस्ट को। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों मार्केटों में जब भी यहाँ पर लिक्विडेशन आती है तो मार्केटें वक्ती तौर पे अपना एतमाद तो खोती ही खोती हैं, लेकिन वो दोस्त जिन्होंने ऐसे मौक़ों पे अपने तजर्बे को ज़्यादा स्मूथ करना होता है, मार्केट से सीखना होता है, वो भी यहाँ पर फ़िलहाल पैनिक कर जाते हैं। एनीवे, इस वक्त बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जो बार बार ये बात भूल जाते हैं कि माजी में हमने यहाँ पर एक दिन में BTC के प्राइस में 15 हज़ार तक का क्रैश देखा है, और अभी जो क्रैश ताज़ा तरीन देखा गया है दोस्तों वो 5,000 का भी नहीं है। एनीवे, डोमिनेंस यहाँ पर 200.10% कम हुआ है। कैपिटलाइजेशन में 1 बिलियन का इजाफा जो नॉर्मल एक बिहेवियर है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है दोस्तों देखने के लिए। अगर हम BTC की बात करें दोस्तों तो इसमें 1000 की वॉलेटिलिटी देखी गई, और इथीरियम में कुल मिला करके सिचुएशन ये है कि इसमें भी 98 से 95 तक की वॉलेटिलिटी यहाँ पर रही। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से ताकि वक्त को बचाया जाए। XRP की दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट थी वो 2.60 से 2.70 के करीब थी। यहाँ पर फिलहाल XRP 2.73 के डिप के बाद 2.76 तक आया है। ऐन मुमकिन है कि 2.70 ही इसका यहाँ पे मरकज़ रहे। नाउ BNB मिडनाइट में दोस्तों BNB 960 पे ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों रेजिस्ट कर रहा था, और आपको अपडेट किया गया था कि 960 की जो ब्रेकेज है वो BNB को 950 तक लेकर के जा सकती है, और ये इसका बड़ा ही अहम सपोर्ट लेवल रहेगा। इसे मजबूत कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन BNB ने जिस तरह का फ्लो पकड़ा हुआ है इसने इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की, और हमने 936 का लो देखा। अभी फ़िलहाल BNB ने दोबारा यहाँ पर दोस्तों 950.50 पे रेजिस्टेंस दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी होगा कि अगले 6 घंटों तक, यानी कि शाम का जब सेशन स्टार्ट होगा जिसमें 4 से 5 और मज़ीद डाटा आएंगे, उसके दरमियान BNB 955 से 960 तक अपनी रेजिस्टेंस हासिल करे, नहीं तो इसकी सपोर्ट यहाँ पर अब फ़िलहाल 4 आवर के कैंडल चार्ट में कोई दिखाई नहीं दे रही। सोलाना के लिए दोस्तों 195 से 190 की सपोर्ट थी। सोलाना ने भी इसे ब्रेक करके 191 को यहाँ पर दोस्तों चिपका दिया। हाई रहा 197 का, और अभी के लिए फ़िलहाल सोलाना के बाउंस बैक करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी 205 की है दोस्तों। हालांकि इस वक्त हम 196 पे खड़े हैं, ये 205 दुश्वार दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी 205 जैसी रेजिस्टेंस अगर नहीं मिल पाती तो सोलाना अपना वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू साइड पे रख सकता है। नाउ डोज को दोस्तों यहाँ पे 0.2290 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि डोज ने 0.2279 तक अपनी रेजिस्टेंस अपनाई, लेकिन ये ब्रेक कर गया, और 0.2208 का हमने बड़ा लो देखा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 0.2250 की है। वो दोस्त जिन्होंने सुई कॉइन को 3.05 से 3.07 के करीब यहाँ पर तरजीह दी थी, इस वक्त सुई कॉइन ने इसी मार्केट में दोस्तों सबसे पहल की है अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ाने में। 3.18 का हम हाई देख चुके हैं, विच इज़ इनफ। अब यहाँ पर सुई में एक रिवर्सल भी देखा जा सकता है 3.10 का, तो अपनी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर दोस्तों मिस मत करें। अब आते हैं डॉट कॉइन की तरफ। डॉट की दोस्तों कोई सपोर्ट नहीं थी। मिडनाइट में आपको अपडेट कर दिया गया था कि डॉट यहाँ पर अपनी किसी किस्म की भी कोई सपोर्ट बनाने से कासिर है। फिलहाल अभी जो यहाँ पे टाइम गुजरा है उसके मुताबिक डॉट 3.70 को तरजीह दे रहा है। यूनिस्वैप ने 7.50 को फिर से ब्रेक कर दिया है। मिडनाइट में आपको अपडेट किया गया था कि यूनिस्वैप की अब एक ही सपोर्ट है 7.50 की, जो यहाँ पर वॉलेटाइल रहेगी। लिहाजा हमने 7.42 से 7.44 के दरमियान सूरत हाल इसकी देखी है। पेपे कॉइन यहाँ पर दोस्तों एक वक्ती तौर के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि 5090 से 5092 को
एक ख़ास अहमियत मिल जाती है। नाउ बीजेपी फाइनली यहाँ पे बीजेपी ने दोस्तों तरजीह दी है 5.20 की सपोर्ट को। एक अपर लेवल इसमें देखा जा सकता है 5.25 से 5.28 का। टाओ ने यहाँ पर दोस्तों जो अपनी परफॉर्मेंस दी है वो 306 तक की थी। आपको अपडेट किया गया था कि इसे यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस देनी होगी, देन अदरवाइज हम दोबारा रिवर्स होंगे। तो वो सूरत हाल आपके सामने फिर से आन खड़ी है। इसकी सपोर्ट अब जो बनने जा रही है वो 295 की है और ये भी इंतहाई कमज़ोर है और रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 305 बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों आज है फ्राइडे का बहुत ही अहम दिन। शाम 5:30 बजे से लेके शाम 7:30 तक मुसलसल आपको यहाँ पर डाटा देखने को मिलेंगे। अगर आप उनकी रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कहीं नहीं। तो दोस्तों BTC को यहाँ पर 1,11,500 से 1,11,800 तक की रेजिस्टेंस दरकार थी, जिसे ये हासिल करने में पूरी तरह नाकाम है और अभी भी ये 109,627 पे खड़ा है। यानी कि मिडनाइट का डिप अभी ओवर नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं यही सेफ जोन इसे फिर से दरकार होगी, जो अगर ना मिल पाई तो BTC जो है वो आपको 110 के करीब ही दिखाई देगा और ऐन मुमकिन है क्योंकि अब डिप यहाँ पर हम 108,753 का देख चुके हैं। तो ओवरस्टे 109,200 पे 109,100 पे इसे दोबारा डिप साइड पे लेकर के जा सकता है। हेल्पफुल के तौर पे आप टाओ और यूनिस्वैप पे वर्कआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों इथेरियम ऑलरेडी 3928 पे रेजिस्ट कर रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि इथेरियम की सेफ जोन 4050 से 4150 है। अभी भी इथेरियम की यही सेफ जोन रहेगी, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये भी अपडेट किया गया था कि 4050 अगर हम नहीं देखते तो हम इससे नीचे ही ट्रेड होंगे। तो लिहाजा हुआ क्या, हमने एक बड़ा डिप फिर से देखा 3849 का और कुछ ही देर पहले 3977 के हाई के बाद फिर इथेरियम जो है वो 3907 का लो लगा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे 4000 को अचीव करना बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। एनीवे अभी जो फिलहाल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 3955 से 3980 तक की रेजिस्टेंस सेकंड ट्रेडिंग सेशन में इथेरियम को हेल्प कर सकती है। देन अदरवाइज ये लेवल नहीं मिलते तो हम इससे नीचे ही रहेंगे और करेक्शन का लेवल आज के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। 3905 इसकी आखिरी और वीकर जोन है। ये ब्रेक होने पे या ओवरस्टे करने पे इथेरियम अपना आप छोड़ सकता है। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर अभी भी BGP और सुई एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।